स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज फिर से आप सभी के बीच में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं और इस क्लास में हम शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के कुछ बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की भर्ती से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बस आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर के जो स्टूडेंट हैं वही इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो मैंने क्लास में बताया भी था कि यूपी के स्टूडेंट हो, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल कहीं के भी स्टूडेंट हो, आयुर्वेद का क्लास है तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ये बताया गया था। आप सभी को पता होगा कि आज से ही आप सभी के जो एनएचएम आयुर्वेद कंपाउंडर की जो भर्ती है उसके फॉर्म भी आज से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर की पोर्टल है उस पर वो लाइव आपको दिखेगा और यह जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको 19 मार्च तक का समय दिया गया, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म है आप आज से लेकर के 19 मार्च तक फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षाएं जो हैं जून में हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर की जो परीक्षा है वो जून में है, बाकी जो एनएचएम के जो अलग वैकेंसियाँ हैं उसके अलग अलग डेट वाइज जो है एग्ज़ाम है। तो 1 जून से लेके 11 जून तक एग्ज़ाम है, अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग टाइम पे वो जो है एग्ज़ाम निर्धारित किए गए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पहले से एक वीडियो में आपको दिया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पे जा करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान की, वहाँ से आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पहले से पता है कि इसके पहले एक क्लास दी जा चुकी थी, हमने बताया भी था कि एक कंटिन्यूअस जो है क्लासेस चलती रहेंगी, लगातार क्लासेस जो है ऑप्शनल क्वेश्चन की चलेंगी और बाकी जो डिटेल क्लासेस हैं वो ऐप पे चल रही हैं। और अभी तक आपने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। जो कोर्स है हमारा, ये उसका लोगो है, ये बैनर है, आप जब ऐप पे जाओगे तो ये बैनर जो है आपको दिखेगा हमारे कोर्स पे। और इसमें जो है आयुर्वेद का फुल कोर्स मिलेगा, जेन्युइन फीस रखी गई है, उसमें आप की फीचर देख सकते हैं कोर्स का। इसमें आपको चैट एंड डाउट सपोर्ट मिलेगा, टेलीफोनिक गाइडेंस है, आप फ़ोन करके जो भी इशू होता है हमारे एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव फॉर्म में मिलेंगी, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कुछ और स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी बात कि अदर जो सब्जेक्ट, जो नया सिलेबस आपका जारी हुआ है उसमें अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस ऐड की गई हैं, अलग सब्जेक्ट भी हैं पाठ्यक्रम में आपके, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, उसके अतिरिक्त कंप्यूटर भी है। आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो नेशनल हेल्थ मिशन के जो भी प्रोग्राम हैं उसके सब्जेक्ट भी आयुर्वेद में इंक्लूडेड हैं, मतलब कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी का जो पाठ्यक्रम है उसकी भी क्लास आपको आयुर्वेद में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट की जो क्लास है, जीके, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर की जो क्लास है वो आपको ऐप पे मिलेगी, उसकी फीस अलग है, उसके भी कोर्स आपको अलग अलग टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आपके पास मौका जो है बेहतरीन है और इस मौके को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी कोर्सेज जो है ज्वाइन कीजिए और क्लासेज अटेंड कीजिए, क्योंकि सिलेबस जो है आप देख रहे होंगे जो नया सिलेबस जारी हुआ है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा है कि आप 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे, या ये भी नहीं कह सकते कि बस यूट्यूब पे किसी चैनल पे आप जा करके मॉक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लेंगे और आप जो जा करके एग्जाम में बैठोगे और बढ़िया से पास कर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, 3 नंबर का हर क्वेश्चन है और समय सीमा जो है 2.5 घंटे की है, माइनस मार्किंग है, हर गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर जो है कटना है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितना जो है टफ होने वाला है। तो जब तक एग्ज़ाम के बारे में आप सोचोगे, समझोगे, सोच रहे हैं, आप रोज़ सोच रहे हो कि नहीं हम क्लासेस आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, तो समय बीत रहा है और सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे क्लास ज्वाइन करते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद में शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो पहले ही हमने बताया कि यह शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का विषय है, इससे बेहतरीन 50 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो शरीर रचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद में शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आयुर्वेद में शरीर को 7 भागों में विभाजित किया है, ये आप याद रखिएगा, 7 विभागों में विभाजित किया गया है।
दूसरी चीज, शरीर में कितनी धातुएं होती हैं? तो शरीर में 7 धातुएं होती हैं जिन्हें सप्त धातुएं कहा गया। और सप्त धातुओं के बारे में अष्टांग हृदय में आचार्य बागभट्ट ने बहुत ही डिटेल में बताया। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि सप्त धातुओं के बारे में किसने बताया है, तो बागभट्ट का नाम याद रख सकते हैं। या कहाँ पे बताया गया, तो अष्टांग हृदय का नाम याद रख सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, अस्थि धातु की उपधातु कौन सी है? तो अस्थि धातु की उपधातु केस है। केस यानी कि बाल कह सकते हैं। केस यानी कि क्या है? बाल है। अस्थि धातु की उपधातु क्या है? बाल है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो लोम भी कह सकते हैं। लोम भी उपधातु है अस्थि धातु की। लोम क्या है? उपधातु है अस्थि धातु की। लोम को क्या कहते हैं? लोम को हम कह सकते हैं स्किन हेयर कह सकते हैं। स्किन हेयर कह सकते हैं। जो बाल हमारी त्वचा पे हैं, हमारे रोएं जो हैं, उसको हम लोम कह सकते हैं। तो अस्थि धातु की उपधातु केस और लोम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केस और लोम होते हैं। तो यहाँ पे केस है तो आप केस पे सही का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शरीर में रस धातु का कार्य क्या है? तो शरीर में रस धातु का कार्य क्या है? पोषण करना। पोषण करना जो है कार्य है शरीर में रस धातु का। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है आयुर्वेद में हृदय को किस दोष का मुख्य स्थान माना गया है? तो हृदय को अगर देखा जाए तो हृदय लगभग सभी का स्थान है। वात का भी स्थान है, पित्त का भी स्थान है, कफ का भी स्थान है। त्रिदोष का अगर देखें तो तीनों दोषों का स्थान जो है हृदय है। लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि वात जो है मुख्य रूप से किसका स्थान है? पित्त का स्थान है। किसका स्थान है? पित्त का स्थान है। कौन से पित्त का स्थान हृदय है? बोधक पित्त का। किस पित्त का? बोधक पित्त का स्थान जो है वो हृदय है। बोधक पित्त का स्थान हृदय है। कौन है? हृदय है। मतलब कि पित्त में बोधक पित्त का स्थान हृदय है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्राणवायु जो है उसका स्थान भी हृदय है। प्राणवायु का स्थान भी हृदय। तो अगर देखा जाए तो वात भी हो सकता है, लेकिन मुख्य स्थान के अंतर्गत हम हृदय को ही मारेंगे। ठीक। अगर देखा जाए कफ में तो अवलंबक कफ का भी स्थान हृदय ही है। अवलंबक कफ का स्थान भी हृदय ही है। तो ये चीज याद रखिएगा, अलग तरीके से भी याद कर लीजिएगा कि बोधक पित्त का स्थान हृदय है, प्राणवायु का स्थान हृदय है, अवलंबक कफ का भी स्थान क्या है? हृदय है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रक्त धातु का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त धातु का अगर मुख्य कार्य अगर हम देखेंगे तो रक्त धातु का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संचार करना। यहाँ पे ऑप्शन में ये भी हो सकता है प्राणवायु का संचार, और शुद्ध हिंदी में भी हो सकता है ऑक्सीजन का संचार। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जा रहा है। ठीक है। तो प्राणवायु का संचार, ये ऑप्शन सही होगा 6वें क्वेश्चन का। समझ करके आप अगर नोट्स बना रहे होगे तो समझ करके नोट्स बनाइए तो अच्छा जाएगा। आपका जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो अच्छा जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, 7वां प्रश्न, तो शरीर में कौन सी धातु हड्डियों को मजबूत बनाती है? तो पहले से ही आपको पता है कि धातु जो है हड्डियों को मजबूत बनाने वाली जो धातु है वो क्या है? अस्थि धातु है। कौन सी धातु है? अस्थि धातु। तो अस्थि धातु हड्डियों को मजबूत बनाती है। 8वां प्रश्न क्या रहा है कि वात दोष का मुख्य स्थान कौन सा है? तो आपको बता दें, वात दोष का मुख्य स्थान अगर बोला जाए तो इसमें देखिए, इसमें दो चीजें जो हैं आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। जैसे अगर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो मलाशय आप सही कर सकते हो कि मलाशय जो है वात दोष का मुख्य स्थान है। लेकिन वात के मुख्य स्थान में जो है बृहदांत्र आता है। बृहदांत्र मतलब कि बड़ी आंत जिसको हम कह सकते हैं। किसे क्या कहते हैं? बड़ी आंत्र, या इसे कोलन भी कहा जाता है। कोलन, इसको हम क्या कह सकते हैं? पक्वाशय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पक्वाशय। देख लीजिए कई सारे नाम हैं, आपको फंसाने के लिए ऐसे नाम जो है एग्जामिनर जो है दे सकता है। तो पक्वाशय, बड़ी आंत, ये सभी क्या है? मुख्य स्थान है। इसके अतिरिक्त जो है पित्ताशय भी वात दोष का मुख्य स्थान कहा जा सकता है। तो आप अगर देखें तो वात दोष का मुख्य स्थान कौन सा है? तो आमाशय दिया, मलाशय दिया, लीवर अगर देखें तो पित्ताशय भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे मलाशय को सही करोगे। बाकी हमने जो बता दिया इस हिसाब से भी आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे पित्ताशय वगैरह भी मेंशन है, मलाशय
के अतिरिक्त पक्वाशय भी अगर यहाँ पे मेंशन रहता तो आप पक्वाशय पे टिक कर देते। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शरीर में अग्नि का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर में अग्नि का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन क्यों कहेंगे? क्योंकि अग्नि ही जो है, जो जठराग्नि है, वही भोजन का पाचन करती है, और पाचन अगर होता है तो उसके बाद से शरीर में ऊर्जा का संचय होता है। तो इसलिए 9वें का बी सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सा दोष शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। तो आपको पता है जल जो है कफ के द्वारा जो है संचित होता है, कफ जो है जल को संचित करता है, तो इस हिसाब से कफ जो है उत्तर हो जाएगा 10वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखा जाए। अब देखिए जितने भी प्रश्न थे वो रचना शरीर से थे, अब ये क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान से है। ये किससे है? शरीर क्रिया विज्ञान से प्रश्न जो है ये वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है वात दोष का गुण क्या है। तो आप पहले से ही जानते हो ना, वात दोष किस तरह का गुण रखता है? रुक्षता। रुक्षता का मतलब क्या है? एक तरह से रूखापन कह सकते हैं। ठीक है, रूखापन को रुक्षता कह सकते हैं। तो रुक्षता का गुण वात दोष में होता है। 12वां प्रश्न कह रहा है कि शरीर में पाचन अग्नि, जिसको पचाग्नि भी कहा जाता है, पचकाग्नि भी कहा जाता है, को क्या कहा जाता है? तो पंचाग्नि कह रहा है, जठराग्नि कह रहा है, भूताग्नि कह रहा है, धात्वाग्नि कह रहा है। तो आप कौन सा आंसर लेके जाओगे? जठराग्नि। पचाग्नि को कौन सा अग्नि कहते हैं? जठराग्नि। जठराग्नि ही जो जठर की अग्नि है, वही हमें भूख लगने पर प्रदीप्ति महसूस कराती है, और यही भोजन का पाचन भी कह रही है। तो शरीर में पाचन अग्नि को क्या कहा जाता है? तो पाचन अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन तत्व जो है उत्पन्न करता है? तो पित्त है। पित्त का काम है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, लेकिन कभी कभी पित्त बढ़ जाने के कारण हृदय में जलन वगैरह भी होती है। अम्ल पित्त, जब पित्त बढ़ जाता है तो उसे हम अम्ल पित्त नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है, इनमें से वो पित्त ही होगा। शरीर में शुक्र धातु का कार्य क्या है? शुक्र धातु का क्या कार्य है? तो शुक्र धातु का कार्य है प्रजनन से संबंधित कार्य जो है शुक्र धातु का कार्य होता है। आसान सा प्रश्न है, कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। ये समझ लीजिए एक तरह का फॉर्मेट है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उस तरह के, इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी को दिखेंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है आप तैयार कीजिए। आसान है, लेकिन जब डिटेल में आप पढ़ोगे तो सारी चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, आयुर्वेद में कुल कितने मर्म बिंदु हैं? ये कल की क्लास में आपको क्वेश्चन दिखाया गया था आयुर्वेद परिचय में। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार बताया गया था। तो आयुर्वेद में जो मर्म बिंदु हैं वो कितने हैं? 107। वो कल भी आपने पढ़ा था, 107 मर्म बिंदु बताए गए थे। मल निष्कासन के लिए उत्तरदायी दोष कौन सा है? शरीर से मल जो बाहर आता है वो किसके कारण आता है? वो वात के कारण आता है। किसके कारण आता है? वात। वात क्या करता है? शरीर में दोषों को एक तरह से बाहर भी निकालने का काम करता है। तो वात के द्वारा जो है मल निष्कासन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आगे अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी चीज ये है कि ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, डेली बाय डेली क्लासेस चल रही हैं। पहले की जो क्लास चली हुई है, आप कोर्सेज ज्वाइन करके उन क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट सेक्शन में हमारी क्लासेज जो है पड़ी रहती हैं। आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस कभी भी अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम का वेट करना है कि टीचर कब क्लास लेंगे और कब क्लासेस हमें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपना आप खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, और आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस जो हैं आपको कंटेंट सेक्शन में मिल जाएंगी आपके कोर्स में। जैसे ही आप कोर्स परचेज कर लेते हो, सारी क्लासेस और स्टडी मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐप पे एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी क्लासेस जो हैं परचेज कर लीजिए, ताकि समय जो है बीत न जाए। अगला प्रश्न देखिए, स्वेद किस धातु का उपधातु? स्वेद यानी कि पसीना, स्वेद यानी कि पसीना। स्वेद को क्या कह रहे हैं? पसीना। तो स्वेद किस धातु का उपधातु है? इसमें से जो धातुएं हैं उनमें से किसका उपधातु है? तो मेद का उपधातु कौन सा है? स्वेद। मेद स्वेद, मेद स्वेद, ऐसे याद कर लीजिए, मेद स्वेद। मेद स्वेद मतलब कि मेद का उपधातु कौन सा है? स्वेद है। अब कह रहा है मज्जा धातु का मुख्य कार्य क्या है? मज्जा धातु का मुख्य कार्य क्या है? अस्थियों को बल देना। मज्जा धातु का कार्य क्या है?
अस्थियों को बल देना, मतलब कि मज्जा धातु अस्थियों को बल देती है, मजबूती प्रदान करती है, जिससे अस्थियां जो हैं शरीर को एक तरह से सबल प्रदान करने के लिए तत्परता दिखाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्त्रोतस का कार्य क्या होता है। स्त्रोतस क्या कार्य करती है? तो स्त्रोतस सभी कार्य करता है। स्त्रोतस का कार्य क्या है? सब है। रक्त संचार करना, धातु का पोषण करना, मल का विसर्जन करना, तो इसलिए स्त्रोतसों का सभी कार्य होगा। स्त्रोतस कैसे होते हैं? स्त्रोतस बहिर्मुखी भी होते हैं, अंतर्मुखी भी होते हैं। स्त्रोतस यानी कि शरीर के ऐसे अंग विशेष कह सकते हैं जो कि बाहर की ओर खुलते हैं, और कुछ ऐसे अंग विशेष जो अंदर की ओर खुलते हैं, उनको स्त्रोतस कहते हैं। तो स्त्रोतसों का कार्य क्या है? रक्त का संचार करना, धातु का पोषण करना, मल का विसर्जन करना, शरीर की जो गंदगी उन्हें बाहर निकालना, नष्ट करना। 20वां प्रश्न कह रहा है ओजस किस धातु का सार है? तो ओज जो है शुक्र का सार होता है। ओज किसका सार होता है? शुक्र का सार होता है। उत्पाद समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो अलग फॉर्मेट में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग फॉर्मेट में प्रश्न है। एकल प्रश्न जो है हमने तैयार किया है, जिसमें आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसके उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, और ये प्रश्न अगर आप तैयार करोगे तो याद हो जाएगा। जैसे ऑप्शन हट गए, बस उत्तर आपको याद करना, याद हो जाएगा, तो फिर एग्जाम में कभी भी ऑप्शन दिखेगा तो आप टिक कर सकते हो। ठीक, कह रहा है कौन सा दोष शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है? तो तापमान को नियंत्रित करने वाला जो दोष है वो कौन सा दोष है? पित्त दोष है। कौन सा दोष है? पित्त दोष। ठीक है, यही तापमान को नियंत्रित भी करता है, इससे तापमान शरीर का बढ़ता और घटता भी है। ठीक है, तो शरीर में तापमान को नियंत्रित करने का काम जो है वो पित्त दोष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त धातु की उपधातु क्या है? रक्त धातु की उपधातु क्या है? तो रक्त धातु की उपधातु जो है वो स्नायु और केश है। क्या है? स्नायु और केश। याद रखिएगा, केश अभी हमने बताया, केश यानी कि बाल। ठीक है, तो रक्त धातु की उपधातु उत्तर क्या हो गया? स्नायु और केश। स्नायु और केश याद रखना है। 23वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वात दोष का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो वात दोष का सबसे प्रमुख कार्य है शरीर की गति का नियंत्रण। शरीर की गति नियंत्रण। तो शरीर की गति का नियंत्रण करना या शरीर में गति का नियंत्रण करना, शरीर में गति नियंत्रण करना ही वात दोष का प्रमुख कार्य है। शरीर में गति का नियंत्रण करना वात दोष का कार्य होता है। तो ये आप आंसर लिख लीजिएगा, शरीर में गति नियंत्रण। ठीक है, शरीर में गति नियंत्रण। अब नेक्स्ट प्रश्न अगर देखा जाए 24 नंबर, तो 24 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी अग्नि निभाती है? तो अभी आपको बताया गया पाचकाग्नि कहिए, या इसको नाम दे दीजिए आप जठराग्नि। याद रख लीजिएगा जठराग्नि। अभी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में ये प्रश्न दिखाया गया था। तो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी अग्नि निभाती है? तो वो निभाती है जठराग्नि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है शरीर में मल निष्कासन की क्रिया किस अंग द्वारा? अंग के बारे में पूछ रहा है कि किस अंग द्वारा जो है शरीर में मल निष्कासन की प्रक्रिया जो है होती है? तो वो है मलाशय। किसके द्वारा? मलाशय के द्वारा। ठीक है, मल निष्कासन की प्रक्रिया मलाशय द्वारा होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मल जो है किस विभाग से बाहर आता है, तो विभाग से अगर शरीर के किस विभाग से बाहर आता है तो गुदा या गुदमार्ग कह सकते हैं। लेकिन मलाशय पूरी प्रक्रिया को करता है, अपशिष्ट पदार्थ को एक जगह रखता है, फिर उसको बाहर निकालने का भी प्रयत्न जो है मलाशय ही करता है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, कह रहा है त्रिदोषों का उल्लेख जो है, त्रिदोषों के सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो सबसे ज्यादा त्रिदोषों का उल्लेख जो है, सिद्धांत का उल्लेख जो है किस में किया गया है? चरक संहिता में। कहां पे किया गया है? चरक संहिता में। चरक संहिता में त्रिदोषों के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ऐसे आप याद रखिएगा, त्रिदोष और
चरक संहिता। 27वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आयुर्वेद में वात दोष का मुख्य स्थान क्या है। अगर आधुनिक में देखें तो कभी कभी ऐसा ऑप्शन आपको उलझाने के लिए दे दिया जाता है, कोलन दे दिया जाएगा, ठीक है, कोलन। तो आप सोचोगे कि क्या कोलन सही होगा कि नहीं, तो कोलन को ही हम क्या कह रहे हैं, बृहदांत्र भी कह सकते हैं, बृहदांत्र, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, पक्वाशय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पक्वाशय। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर दिखे तो आप उसको सही कर सकते हैं, तो कोलन, बृहदांत्र या पक्वाशय 27वां प्रश्न का उत्तर होगा। 28वां प्रश्न कह रहा है किस दोष की अधिकता से कब्ज होता है। तो कब्ज किस दोष की अधिकता से होता है, ये आप उत्तर लिख सकते हैं वात दोष की अधिकता से। वात दोष अगर होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, जिसको हमने मल विबंध भी कहा था, कल बताया था कि मल विबंध कह सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि त्रिगुण कौन से होते हैं। तो त्रिगुण होते हैं, 3 गुणों की बात करें तो रज, तम, एक आप आगे लिख सकते हैं सत, सत रज तम। सत रज और तम जो है ये होते हैं त्रिगुण, इसको त्रिगुण के अंतर्गत रखा गया है। त्रिगुण कौन से होते हैं, सत रज तम, ठीक है। अब आगे अगर चला जाए, अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कह रहा है वात दोष की प्रधानता किस ऋतु में होती है। तो ये सबसे ज्यादा वात किस ऋतु में बढ़ता है, वर्षा ऋतु में, यानी कि बरसात जब होती है तो वात दोष जो है बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में वात दोष की बढ़ोतरी हो जाती है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अग्नि का कार्य क्या होता है। तो अग्नि का कार्य क्या होता है, पाचन और ऊर्जा का उत्पादन, पाचन और ऊर्जा उत्पादन या उत्पाद भी लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। पाचन और ऊर्जा का उत्पाद जो है अग्नि का मुख्य कार्य होता है। याद रखिएगा, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन इससे बने तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखे हो तो हो सकता है। कौन सा दोष मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। तो मानसिक असंतुलन, जब मानसिक असंतुलन होता है तो उसमें दोष कौन सा कारण बनता है, वो बनता है वात दोष। कौन सा दोष, वात दोष मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। अगला प्रश्न अगर देखें 33 नंबर, तो वात का गुण क्या होता है। तो वात हमने पहले ही बताया कैसा होता है, शीतल होता है। वात कैसा होता है, शीतल भी होता है, रुक्ष भी होता है, और एक प्रकृति इसकी और होती है कि ये हल्का होता है। क्या होता है, हल्का। तो वात यानी कि वायु है, तो ये शीतल भी होता है, रुक्ष भी होता है और हल्का इसकी प्रकृति होती है। तो ये 3 गुण इसके होते हैं, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो फिर से आपको कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी कोर्सेज जो है ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे आयुर्भास्कर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आ जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करके आप उसमें जो है अपने नंबर से लॉगिन करके कोर्सेज आप देखिए। हमारा जो ऐप का बैनर है ये राजस्थान के कोर्स का बैनर है। वैसे हमारे ऐप पे डिफरेंट कोर्सेज जो हैं चल रहे हैं, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हमारे ऐप पे कराई जा रही है, तो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। राजस्थान के ऐप में, राजस्थान के कोर्स में ये बैनर आपको दिखेगा, आप वहाँ से कोर्सेज परचेज कर लीजिए। अदर सब्जेक्ट के लिए अदर कोर्सेज भी हैं और आपके आयुर्वेद और NHM की जो क्लासेज हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर प्रश्न जो है, शरीर में पित्त दोष का मुख्य स्थान कौन सा होता है। फिर से वही प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे पित्त दोष का मुख्य स्थान पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे छोटी आंत बता सकते हैं। कौन सा आंत, छोटी आंत बता सकते हैं कि पित्त दोष का मुख्य स्थान छोटी आंत है, ठीक है। और अगर उस तरह से अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ना कि हृदय को भी मुख्य स्थान बताया गया, लेकिन हृदय में जो है कौन सा साधक पित्त जो है वो निवास करता है या रहता है। अस्थि धातु का मुख्य कार्य क्या है। तो अस्थि धातु का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को सबल प्रदान करना, शरीर को सबल या सहारा प्रदान करना,
ये आप याद कर सकते हो। शरीर को सबल प्रदान करना या शरीर को सहारा देना, ये काम है किसका? अस्थि धातु का। अगला प्रश्न कह रहा आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि का उल्लेख कहाँ मिलता है? 13 प्रकार की अग्नियां जो हैं उसका उल्लेख कौन देता है? इसका उल्लेख जो है आचार्य चरक की संहिता, चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता में डिटेल से जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं वो दी गई हैं, जिसमें पंचाग्नि मतलब कि जो पंच महाभूतों के द्वारा जो अग्नियां हैं वो, और सप्त धातुएं और जो अलग जो अग्नियां हैं उनको जोड़ करके 13 प्रकार की अग्नि जो है यहाँ पे कही गई है। तो ये चरक संहिता में इसका वर्णन आपको मिलता है। स्त्रोतस का मुख्य कार्य क्या है? तो स्त्रोतस का मुख्य कार्य पोषण और संचरण है। क्या है? पोषण और संचरण। स्त्रोतस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पोषण और संचरण होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न जो है, पित्त दोष का मुख्य गुण क्या है? तो पित्त दोष का मुख्य गुण है उष्णता और तीक्ष्णता। क्या है? उष्णता और तीक्ष्णता। तीक्ष्णता जो गुण है वो तीव्रता को दिखाता है। ठीक है। तो अग्नि की अगर ज्वाला को हम देखें, लौ को देखें, तो हम उसको कह सकते हैं कि बड़ी तीव्र है, तीक्ष्ण है। ठीक है। तो एक तरह से इसमें तीक्ष्णता होती है और उष्णता यानी कि गर्मी होती है। तो पित्त दोष का मुख्य गुण क्या है? वो होता है उष्णता और तीक्ष्णता का। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में वात पित्त कफ किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसे हम कहते हैं पंच महाभूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? पंच महाभूत सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंच महाभूत सिद्धांत। तो शरीर में वात पित्त कफ किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंच महाभूतों के सिद्धांत पे। 40वां प्रश्न देखिए, कह रहा है रस धातु का मुख्य कार्य क्या है? तो रस धातु का मुख्य कार्य होता है पोषण। रस धातु का मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण। अभी आपने ऑप्शनल क्वेश्चन में ये प्रश्न जो है देखा था। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि रस धातु का मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण करना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए, पित्त दोष की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पित्त दोष अभी हमने क्लास में जब ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू किया था तो उसमें बताया था पित्त दोष से जब अधिक हो पित्त दोष से तो कौन सा रोग हो सकता है? उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल पित्त। ठीक है। अम्ल पित्त। पित्त दोष की अधिकता से क्या होता है? अम्ल पित्त होता है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो वात पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए उचित आहार और दिनचर्या का पालन करना जरूरी है। वही दिनचर्या जो आपने स्वास्थ्यवृत्त में पढ़ लिया है, पूरी दिनचर्या आपको डिटेल में क्लास में आपको बताया गया है। पूरी दिनचर्या जो है आपको ऐप पे कोर्स में पढ़ा करके दिया गया है। ठीक है। तो उचित आहार और दिनचर्या का पालन आप कर सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग कमेंट करते हैं, जिसमें एक कोई स्टूडेंट है कह रहे कि सर आप जो क्लासेस हैं उसे ऑफलाइन क्यों नहीं दे देते हो? ऑफलाइन आपकी बात समझी जा रही है कि जैसे ऑफलाइन कहने का मतलब ये है कि उनको सारे क्लास जो है यूट्यूब पे दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो हम मेहनत करें उसका जो है हमें बेनिफिट भी ना मिले। अब ये नहीं है कि हम एक अलग तरीके से बेनिफिट चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि गुरु दक्षिणा आप हमें दे रहे हो, और गुरु दक्षिणा तो गुरु की गुरु दक्षिणा जरूरी है, होती है, क्योंकि हम अपना बस जो है खर्च नहीं चला रहे हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी खर्च हमारे द्वारा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है। एक और स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं कि सर 6 महीने से हमने आपको ज्वाइन किया है लेकिन अभी तक आपके फेस पे हमने स्माइल नहीं देखा है, आप स्माइल कीजिए। तो ये स्माइल अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है, तो ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो स्माइल करना कोई ज़रूरी नहीं है, विषय उस तरह का है, थोड़ा सा
ध्यान देने वाला। एक बार और किसी ने ऐसा कमेंट किया था तो हमने बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि हम हंस करके ही पढ़ाएं तो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपके दिमाग में घुसेंगी, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। अब पर्सनल लाइफ में आप अगर मिलिए हमसे, पर्सनली अगर आप मिलते हैं तो सामने आप अगर बैठोगे तो ऐसी बातें आएंगी तो हंसी आती है, स्माइल होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सप्त धातु किस ग्रंथ में वर्णित है? किस ग्रंथ में सप्त धातुओं का वर्णन जो है डिटेल में मिलता है? तो वो अष्टांग हृदय में, अष्टांग हृदय में इसका जो डिटेल में वर्णन जो है मिलता है। तो सप्त धातु किस ग्रंथ में वर्णित है? सप्त धातु अष्टांग हृदय में वर्णित है डिटेल में। अगला प्रश्न, जठराग्नि का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी हमने बताया इसे पचकाग्नि भी कह सकते हैं, पाचन कर रहा है इसलिए। तो जठराग्नि का मुख्य कार्य क्या है? पाचन। कौन सा कार्य है? पाचन। अब आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म जो है आज से भरे जाएंगे और लगभग 1 महीने तक भरे जाने हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपना ट्रेनिंग ख़त्म किया होगा हाल ही में, या रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो वो भी करा लें, 19 तारीख से पहले करा लें। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आप फॉर्म भरोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म जो है आवेदन करोगे तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी में तो आप बैठ जाओगे, लेकिन जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको हटा दिया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कितना भी आप मेहनत किए और वहाँ पे जा करके छट जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 19 तारीख तक का समय है, फॉर्म भरे जाने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म जो है जिस तरह से भरा जाना है उसको भर दीजिए, और जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होता है तो हम आपको बताएंगे, उसको भी देखा जाएगा कि कैसे फॉर्म जो है अप्लाई है किया जाएगा। जठराग्नि का मुख्य कार्य क्या होगा? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? पाचन है। जठराग्नि का मुख्य कार्य क्या है? पाचन। अगला प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न क्या है? शरीर में अस्थि धातु का कार्य क्या है? तो पहले ही बता दिया गया, शरीर में अस्थि धातु का कार्य है हड्डियों को मजबूत करना। हड्डियों को मजबूत करना। हड्डियों को मजबूत करने का कार्य जो है अस्थि धातु का कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा दोष कफ दोष को संतुलित करता है? तो कफ दोष को संतुलित करने का कार्य भी एक दोष के जिम्मे है, जिसको हम कहते हैं वात दोष। वात कफ दोष को संतुलित करता है। ठीक है, अगला, मल निष्कासन की क्रिया किस अंग से होती है? वही प्रश्न फिर से है, मल निष्कासन की क्रिया किससे होती है? मलाशय से होती है। किससे होती है? मलाशय से। रट जाइए पूरा। 48 नंबर कह रहा वात दोष किस तत्व से बना होता है? तो वात दोष जैसे पंच महाभूतों के मिश्रण से सभी दोषों का जो है एक तरह से क्रियान्वयन हुआ है, उत्पादन हुआ है, तो उसी तरह का उत्तर आप दीजिएगा। वात दोष वायु और आकाश से बना है। किस तत्वों से बना है? वायु और आकाश। ऐसे भी याद कर सकते हैं, वायु धन आकाश बराबर वात, मतलब कि वात दोष में आकाश और वायु दोनों का अंश है। आकाश और वायु दोनों का अंश है, तो उत्तर हो जाएगा वायु और आकाश। 49 नंबर प्रश्न, त्रिदोष सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो त्रिदोष सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले आचार्य जो हैं वो आचार्य चरक हैं। कौन है? आचार्य चरक ने त्रिदोष को प्रतिपादित किया। अंतिम प्रश्न है, क्लास का अंतिम प्रश्न है 50वां। क्या कह रहा है? पित्त दोष का मुख्य स्थान कौन सा है? वही चीज अमाशय। क्या है? अमाशय। पित्त दोष का मुख्य स्थान कौन सा है? अमाशय, याद रखना है। तो ये रही शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्न। आप अगर इसे पढ़ते हो, याद करते हो, तो परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आप सभी को दिख सकते हैं। लेकिन इतने भर से चीज़ें जो हैं कंप्लीट नहीं होती। आपका सिलेबस ब्रॉड है, डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हमें बोधक पित्त के बारे में भी जानकारी चाहिए, सप्तधातुओं के बारे में भी जानकारी चाहिए, जठराग्नि के बारे में भी जानकारी जो है चाहिए, धात्वाग्नियों के बारे में भी जानकारी चाहिए। यहाँ तक कि मर्म शरीर जो है, कला है, त्वक है, मांसपेशियाँ हैं, अस्थि हैं, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में चाहिए। तो वो डिटेल में कब मिलेगा? डिटेल क्लास जब आप करेंगे तभी वो चीज़ें जो हैं पॉसिबल हो पाएंगी। सारी चीज़ें ऑप्शनल क्वेश्चन में बताना
मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें ऑप्शनल क्वेश्चन में बता करके एक जगह पे दे पाना संभव नहीं है। इस चीज़ को आप जो है समझने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह पे देने का प्रयास नहीं किया जाता, लेकिन आयुर्वेद का टर्म जो है इतना छोटा नहीं है कि थोड़े से में ही चल जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। और आपका जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, जो कंपाउंडर की भर्ती में आवेदन करने जा रहे हैं, तो उनका पाठ्यक्रम और ज़्यादा ब्रॉड है, तो पढ़ने की ज़रूरत है। तो जल्दी से जल्दी आप जो है क्लासेस ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ है, इसी क्रम में अन्य सीरीज़ भी आप सभी को दी जाएंगी। आप यूट्यूब पे बने रहिए। आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने क्लासमेट्स, अपने कॉलेज ग्रुप और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आपको वहाँ पे उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।